देखो विद्यार्थी, कल के क्लास में स्केलर क्या है इसे डिफाइन कर दिया गया था, जो लेक्चर 1 है। आप अपने एप्लीकेशन का ट्रेनिंग हमसे ले लेंगे और फिर आप एप्लीकेशन में देख लेंगे कि कैसे पढ़ाई करना है। ठीक है ना, वहाँ कंटेंट, लाइव वीडियोस एटसेट्रा वो कैसे डील होता है, वो सारी बातें आपको दिख जाएंगी। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको लेक्चर 1 के बाद अब लेक्चर 2 किसका, स्केलर एंड वेक्टर्स का। स्केलर एंड वेक्टर्स इनफैक्ट है क्या, तो फिजिक्स का ड्राइवर है, इंजन है, इंजन। अब बाकी चैप्टर्स उसके बोगी हैं। ठीक है ना, है तो बेटा छोटा चैप्टर, लेकिन पढ़ना है डट के इसको। इसका हर एक छोटा कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, याद रखना, सब समझना। जैसे स्केलर में बताया हूँ, एकदम क्लियर कट बताया हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वैसे ही आज वेक्टर को भी सब तोड़ ताड़ के रख दिया जाए, कहाँ से उनका जन्म कर्म होता है। ठीक है ना, चल बेटा आते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर को डिफाइन कर लें क्या, तो आंसर इसका हम आपको देंगे ना, अभी मत करो डिफाइन। अभी पहले जानो कि वेक्टर की उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो उसके लिए वेक्टर की उत्पत्ति जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन से होती है। अगर आप वेक्टर को चाहते हैं, मतलब अपने घर लाना चाहते हैं, अपने खून में डालना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने एक आम सोच की तरह जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, जैसे आपको अपने फेस का बेहद प्यार होगा, जरूर आने के पहले आईना के सामने जा करके ही आते होंगे। क्लियर कट है, यानी सिंपल फंडा है कि आप बेहतर देखना चाहते हैं खुद को। तो बेटा उसी तरह से फिजिक्स को भी हम लोग करते हैं कि आप कहीं निकलिए, तो पढ़ाई करने निकलिए, तो पहले फिजिक्स पलट के तब फेस को झाड़िए। ये प्रायोरिटी हम लाने की कोशिश करते हैं आप में, और आप में आ जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये जरूर आप लोगों में आ जाएगा। थैंक यू। इसी को लेकर के मैं बताता हूं कि अगर हमें वेक्टर को बेहतर जानना है, यानी वेक्टर को खूब अच्छा जानना है, तो एक ही उपाय है हमें। ये वह उपाय क्या है, तो वह उपाय है कि डिस्प्लेसमेंट को पहले जान लें। डिस्प्लेसमेंट की हिंदी होती है विस्थापन। जरा विस्थापन को देख लेते हैं। विस्थापन थोड़ा है हटके विद्यार्थी, कैसे, जरा देखिए। यहाँ ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, किसका, हमारा, तो आप भी हेडिंग दे सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। थोड़ा हेडिंग आप भी दे लीजिए, विस्थापन। विस्थापन इसकी हिंदी होती है विस्थापन। आ जाओ। विस्थापन दो तरह का होता है बेटा। ये इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। यह दो प्रकार का होता है। ये पहला क्या होता है इसका, रियल डिस्प्लेसमेंट, जो वाकई हमें मिलता है, हम उस पर चल सकते हैं। रियल डिस्प्लेसमेंट, रियल डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे हम वास्तविक विस्थापन। ये हम लोग खुद के इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि देख के क्वेश्चन को कलेक्ट कर सके। वास्तविक विस्थापन। और इसका दूसरा जो टाइप है, एंड सेकंड इसका जो टाइप है, वो है इमेजिनरी। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे काल्पनिक विस्थापन।
इसको बोलेंगे काल्पनिक विस्थापन। रियल डिस्प्लेसमेंट वास्तविक विस्थापन, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट या इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट काल्पनिक विस्थापन। अब बारी बारी से इन दोनों विस्थापन को समझेंगे क्योंकि यही तो है वेक्टर का जन्मदाता। इसी से तो वेक्टर का डेफिनेशन निकलता है। हम रटेंगे क्यों, हम अपने खून में डालेंगे। आजा बेटा, सबसे पहले देखते हैं रियल डिस्प्लेसमेंट। देख ले बेटा, नहीं देखा तो क्या कहलाएगा समझ लेना। रियल डिस्प्लेसमेंट यानी वास्तविक विस्थापन। वास्तविक विस्थापन, ये वास्तविक विस्थापन है क्या? जरा इसको नजर तो डालो। जैसे मान लो दो तरह के रास्ते हो सकते हैं, तीन तरह के रास्ते हो सकते हैं, यानी पाथ। पाथ का मतलब पथ या रास्ता। ये जो रास्ता है यानी पथ है बेटा, यह पथ को हम तीन तरह से बांट सकते हैं। एक, रोडवेज, सड़क मार्ग, सड़क पे चल सकते हैं। दूसरा, वाटरवेज, जल मार्ग। और तीसरा, एयरवेज। हवा मार्ग, या इसको बोलते हैं हवाई मार्ग। तो हमारे पास रास्ते, ठीक है ना, तीन तरह के हो सकते हैं। एक सड़क मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा हवाई मार्ग। और हम लोगों का हेडिंग क्या है? रियल डिस्प्लेसमेंट। अब बारी बारी से समझते हैं इसको और तीनों में तुलना भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रोडवेज। यानी रोडवेज में, यानी सड़क मार्ग में वास्तविक विस्थापन क्या है? रोडवेज की हिंदी क्या है? सड़क मार्ग। अब यहाँ देखो, तुम देखता होगा कहीं पर, जैसे सड़क यहाँ से वहाँ तक जाने वाला, जैसे कुछ दूर स्ट्रेट होगा, जैसे कुछ दूर तक स्ट्रेट होगा, फिर ऐसे घूम जाता होगा, फिर स्ट्रेट ऐसे घूम जाता होगा, ठीक है। अब ये मान लो तुम यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हो, तो जहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा को, हम उसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और फिजिक्स में इनिशियल पॉइंट का अर्थ होता है वह बिंदु जो समय शून्य पर प्राप्त होता है। यानी टाइम को अगर टी से व्यक्त करें तो टी बराबर शून्य पर प्राप्त जो हमारा बिंदु होता है, हम उसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ये आपको शुरुआत में बताया भी गया था, लेकिन रिपीट मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत है। तो शून्य समय पर जो बिंदु होता है, यानी जहाँ से हम प्राप्त करते हैं, से प्रारंभ करते हैं, वहाँ पर समय का मान शून्य ही रखते हैं। करेक्ट, क्या रखते हैं? शून्य रखते हैं। बोलो समझा? समझा कि नहीं समझा? तो प्रारंभिक बिंदु का डेफिनेशन क्या मिला तुम्हें? वह बिंदु जो समय t बराबर शून्य पर प्राप्त होता है, हम उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। अर्थात अर्थात जहाँ से हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, उस बिंदु पर के समय को शून्य मानते हैं। यानी शून्य से ही ना 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड आएगा, शून्य के बाद ही तो एक संख्या आएगी, ठीक है ना। एक हमारा मूल बिंदु पर तो होता नहीं है, पहले शून्य, तब तो 1 मीटर का संज्ञा होगा। 1 मीटर तो कुछ लंबा होता है, 1 मीटर आया कहाँ से? तो शून्य से लेकर के 1 तक जो मापने पर दूरी मिलती है वही 1 मीटर कहलाता है, उस लंबाई को 1 मीटर कहते हैं। तो आजा बेटा, जैसे मान लो तुम अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ किया और इत्तेफाक से तुम अपनी यात्रा यहीं पर अंत कर दिया,
इस बी बिंदु पर अंत कर दिया। अगर यहां से यहां तक तुम जाते हो तो ए से बी बिंदु तक जाते हो तो बिल्कुल यह सड़क कहीं नहीं मुड़ी, बिल्कुल समान दिशा में है, एक दिशा में है, निश्चित दिशा में है ना। तो ए से बी तक जो ये सड़क है और आपको ए से बी तक ही जाना है, तो यह प्रारंभिक बिंदु और यहाँ आपकी अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु पर के समय को हम टी मान लेंगे, क्योंकि वह 1 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो पहला टी टाइम का संकेत है और दूसरा जो यह टी है वह समय का मान है। पहला टी क्या है? समय का संकेत है और दूसरा टी क्या है? समय का मान है। यहां पर कुछ सेकंड होगा जो यहां से यहां तक आने में लगा। ओवरऑल हम इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। जहां से प्रारंभ करते हैं हम उस बिंदु को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे बेटा? प्रारंभिक बिंदु। अब इसको क्या बोलेंगे? फाइनल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट इसको क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु। जहां पर फिनिश किया, फिनिशिंग पॉइंट, चंपन बिंदु, जहां हम अपनी यात्रा को जहां हमने समाप्त किया, अंत किया। करेक्ट। अब देख बेटा, यहां से यहां तक जो लंबाई है ये एक दूरी है, डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस की दिशा नहीं बदल रही है, हर बिंदु पर दिशा बराबर है। तो ये चूंकि हम इस पर चल सकते हैं, टहल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, आया ना। तो यह वास्तविक हुआ कि काल्पनिक? जो काम हम कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, महसूस ही नहीं कर सकते बल्कि एग्जीक्यूट, उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, उस रेखा पे, सरल रेखा पे सीधी चल सकते हैं, बोलो। तो हम इस बात को जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को विस्थापन कहते हैं। और यह विस्थापन तो सच में है, इसका अस्तित्व बिल्कुल है। तो जब है तो क्या है? वास्तविक है। तो हम इसको बोलेंगे वास्तविक विस्थापन, यानी रियल डिस्प्लेसमेंट। वास्तविक विस्थापन इसको बोलेंगे। अब देख बेटा, अगर तुम यहां से यहां आया, अब मान लो तुम यहां पर आ गया, सपोज कि यहां से यहां तक सी तक आना चाहते हो, तो अब तुम्हारी दिशा इसके बाद बदल रही है। तो ए से सी तक में वास्तविक विस्थापन तुम्हें नहीं मिला, यहां वास्तविक विस्थापन नहीं मिला। यह क्या हो गया? वास्तविक विस्थापन नहीं है। तो क्या है? तो अगला हमारा हेडिंग तो है ही काल्पनिक विस्थापन। वास्तविक विस्थापन समझ गया? तो एयरवेज में वास्तविक विस्थापन, कोई सड़क अगर सरल रेखा पर है, कोई पगडंडी अगर सरल रेखा पर है और आप उसी रेखा पर सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो आप विस्थापन को तय करते हैं। क्लियर हो गया? और वह विस्थापन आपका वास्तविक विस्थापन होता है। वह रोड छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। रोड का कोई भाग हो सकता है, कोई पार्ट हो सकता है। क्लियर? लेकिन पहला नंबर यह है। दूसरा, अगर तुम बाई वाटर चलते हो, यानी जल से होकर जाते हो, वाटर वेज में क्या होगा? तो जल में क्या होगा बेटा? बोलो। जल में भी मूर्ति है, लेकिन जनरली क्या होता है? लंबी दूरी सरल रेखा तक चलती है कोई चीज, बोलो। तो यहां पर जैसे मान लो कोई नाव है, यह नाव ए से प्रारंभ हुई, अगर ये सरल रेखा में चल के बी तक आ गई, तो फिर यहां भी ये सरल रेखा में चलती है। अगर ये चल पाती है, ऐसे कहीं मूर्ति नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? रियल डिस्प्लेसमेंट हुआ। बोलो, हम इसको आरडी लिख दें, रियल डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट नहीं हुआ।
लेकिन यहां पर भी चांस, रोड में भी चांस है। चांस क्या है? रोड में सिर्फ चांस है रियल डिस्प्लेसमेंट होने का, एक लिटिल बिट है, मतलब एक छोटा सा भाग है। रोड में तो रियल डिस्प्लेसमेंट मिलता ही नहीं है, एक छोटा सा भाग चलते हैं वो रियल डिस्प्लेसमेंट देगा। रोड तो हमेशा बेतिया जाना है तो कितनी बार मुड़ता है, तो एक सड़क मार्ग में रियल डिस्प्लेसमेंट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन उसका एक छोटा सा सेगमेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। वैसे ही इस जल मार्ग में भी हो सकता है, लेकिन 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 अगर प्रश्न तुम्हें एयरवेज पर पूछे, यानी अगर तुम बाई एयर जाते हो, बाई एयर मतलब हवा मार्ग से, हवाई मार्ग से होकर जाते हो, एयरवेज तुम्हारा है अगर, तो क्या करोगे? हवाई जहाज में बैठोगे और हवाई जहाज को अगर पटना से दिल्ली जाना है, दिल्ली लिखते हैं, पढ़ते हैं दिल्ली, दिल्ली। अब बेटा पटना से दिल्ली जाना है तो हवाई जहाज उड़ करके जाती है, इसको नहीं बताया जाता है। हवाई जहाज उड़ेगी तो ऊंचाई पर जो रहेगी वो पटना शहर के छत पर ही रहेगी, आकाश, पटना शहर के आकाश में ही रहेगी। तो हम मानते हैं कि हवाई जहाज यहां से, ये हवाई जहाज उड़ी और ये बिल्कुल फ्लाई करते 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 कहाँ चली गई? बोलो सब तो, दिल्ली के आकाश पर। तो हवाई जहाज पर जब भी कोई क्वेश्चन हो, हवाई जहाज पे जब भी कोई प्रश्न मिले आपको, तो आप समझ लीजिएगा कि वह एक्चुअल पाथ उसका है, क्योंकि हवाई जहाज हवा में साइड नहीं लेती है। तभी तो वह डिस्प्लेसमेंट तय करने के कारण सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी को भी विस्थापन बोलते हैं, उस दूरी को तय करने के कारण वो जल्दी पहुंच जाती है और उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, दोनों ही कारण होते हैं। तो हवाई जहाज में जब भी प्रश्न आपको मिलता है कि अब एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम पटना टू रांची, या इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर, इसका अर्थ क्या हो गया? दैट 260 किलोमीटर इज द रियल डिस्प्लेसमेंट। मतलब हवाई जहाज यहां से यहां तक आया, अगर यह 1000 किलोमीटर दिखा रहा है बेटा, इसका अर्थ क्या हो गया? यह रियल डिस्प्लेसमेंट ही है। तो हवाई जहाज के द्वारा जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस देता है तो वह रियल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, करेक्ट। यहां पर यही एक्चुअल पाथ के लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं, यहां पर डिस्टेंस भी यही है। हवाई जहाज में फर्क क्या होता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो है ही रियल डिस्प्लेसमेंट, और एंड यही इसका डिस्टेंस भी है। डिस्टेंस रियल वर्चुअल नहीं होता है, वास्तविक पथ की लंबाई को, यानी पथ जितना लंबा है उसकी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तो बेटा ये दूरी भी है, हवाई जहाज के लिए दूरी भी है और ये विस्थापन भी है। यहाँ पर इस छोटे से सड़क के लिए यही दूरी है, यही विस्थापन है। लेकिन अगर ए से सी आना है तो दूरी इसकी लंबाई है और विस्थापन इन दोनों को सरल रेखा से मिलाने वाला लाइन है, जो काल्पनिक होगा, जो बताने जा रहे हैं। क्लियर है? तो आपको हवाई मार्ग का क्वेश्चन आता रहता है, आपके बुक में भी है, हम लोग भी बनाएंगे। तो जब भी बाई एयर कोई क्वेश्चन कहता है तो आप याद रखिएगा, यकीन मानिएगा, आपके साथ क्या होगा कि जब भी आप एयर मानिएगा, अब बोतल दे टेबल पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा कि एयर बाई एयर क्वेश्चन पूछे तो समझ जाना है, अगर आपसे क्वेश्चन बाई एयर पूछे तो समझ जाना है वो रियल डिस्प्लेसमेंट दिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट ही दिया है। समझ गए ना? यानी उसका डिस्टेंस पूछे तो वही, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो यही। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग अगर करें कि बताइए, अगर क्वेश्चन लिखता है कि एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम पटना टू दिल्ली एंड
इट कवर्स 1000 किलोमीटर। कहता है कि कोई हवाई जहाज उड़ के पटना से दिल्ली जाती है और वो जो दूरी तय करती है वो 1000 किलोमीटर होता है। तो अब आप बताइए इसके लिए डिस्टेंस कितना है? तो आपका आंसर क्या होगा? 1000 किलोमीटर। पथ स्ट्रेट लाइन ही चला तो इसका लंबाई 1000 और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है जो कि रियल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी 1000 किलोमीटर। यानी एरोप्लेन के किसी प्रश्न में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। याद हो गया? आके गड़बड़ाइएगा कभी नहीं, गड़बड़ाइएगा, मिलेगा, बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा भी किया हुआ है। अब आते हैं हम लोग किस पर? अच्छा, इसी में आ जाओ। अच्छा, रोडवेज में हम लोग देखें ये क्या चीज हो गया? रियल। अब दूसरा इसका पार्ट हम लोग आते हैं रियल 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 पर। अब आते हैं बेटा वर्चुअल पर, सब में। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं वर्चुअल में। हेडिंग दे देते हैं यहां पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या हेडिंग दे रहे हैं? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यानी काल्पनिक विस्थापन। अब देखो, एक नंबर, बाई रोड, जैसे कोई बस, ट्रक, कार, जीप, पैदल, साइकिल से हम लोग चलते हैं। बाई रोड अगर है, अगर आप यहां से चलते हैं, ऐसे चले, घूमते फिरते, ऐसे ऐसे आ गए, बी पर आ गए। जनरली रोड ऐसे ही होता है। तो यहां पर क्या होता है? हर पॉइंट पर, यानी यहां पर अलग अलग बिंदुओं पर दिशा अलग अलग है, समान दिशा नहीं है। तो ये क्या है? इस पथ की लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं। कल के क्लास में भी यही हुआ था, इसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन अब तुम बताओ कि क्या ये है, ये वाला पार्ट है आपके पास? क्या ये वाला पार्ट आपके पास है? नहीं ना। यहाँ गड्ढा भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है। तो अब लेकिन विस्थापन कौन हुआ बेटा? तो ये है ही नहीं, इसकी कल्पना करते हैं, काश अगर ऐसी कोई सड़क होती और हम इसको मिला देते तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता, सबसे छोटा रास्ता होता, ठीक है ना। और शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारा यहां से शुरू किए, टाइम 0 यहाँ है, अंत किया, टाइम यहाँ है, नेट टाइम t यहाँ पर है। स्पष्ट है कि हमने A से B तक का डिस्टेंस सफ़र किया, दूरी को तय किया। तो अब ये एक कल्पना करते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे काल्पनिक विस्थापन, जो कि है ही नहीं। बोलो हाँ या ना। तो इसी को बोलते हैं बेटा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब आप तो समझ गए हैं कि बाय एयर, अगर एयरवेज में कोई क्वेश्चन देता है तो वहां पर वर्चुअल नहीं मिलेगा, रियल ही मिलेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर रोडवेज पर चलेंगे तो आपका डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। अगर इस पथ की लंबाई 1100 किलोमीटर 1100 किलोमीटर है और इसकी लंबाई अगर 500 मीटर है, तो आप खुद देख सकते हैं दोनों अलग अलग है या नहीं। लेकिन यह 500 मीटर वास्तव में नहीं है। अगर आप कोई फ्लाई ओवर बना देते हैं तो हो जाएगा, जो कि बनता है, समझ गए ना। तो फिर वो रियल हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बना है तब तक क्या है? यह वर्चुअल है। क्लियर हो गया? ये हम काश ऐसा होता, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आप डिस्प्लेसमेंट तो समझ गए। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट चाहे रियल हो या वर्चुअल हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा
इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन को ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का क्या है। अगर हम आपको यहां डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर दें, यहां अगर मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट, ओके, अगर मैं यहां लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट बेटा यानी विस्थापन, तो आप क्या कर सकते हो यहां पर बताना तो थोड़ा। अगर मैं यहां लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तो तुम क्या क्या कर सकते हो। देखो देखो मेरे साथ, क्या क्या कर सकते हो समझना। इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, इस डिस्प्लेसमेंट के साथ के पास पहले मापने पर मिल रहा है कुछ राशि, परिणाम, तो अब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की हिंदी बोल बेटा परिमाण है, बिल्कुल है। दूसरा, इस डिस्प्लेसमेंट के पास सर्टेन डायरेक्शन है, निश्चित दिशा है, यही तो है, इसी से तो अलग हो रहा है डिस्टेंस से। सर्टेन डायरेक्शन अर्थात निश्चित दिशा, इसके पास निश्चित दिशा भी है। यस और नो, बोलो यस और नो। यस। तो इसके पास निश्चित दिशा भी है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो मीटर, क्योंकि यह लंबाई है। शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ है और लेंथ का यूनिट मीटर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। यह मीटर METRE से भी लिखते हैं और अथवा METER से भी लिखते हैं बेटा, लेकिन ये आपके लिए नहीं बना है। जैसे आप NCERT की बुक पढ़ेंगे, फॉरेन राइटर की बुक पढ़ेंगे, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, लेकिन हमारे इंडियन राइटर की किसी भी किताब को, इंडिया में भी बहुत प्रतिष्ठित राइटर्स हैं, जैसे आपको SC वर्मा, बहुत प्रेस्टिजियस राइटर हैं, घर घर में IIT का लहर जला दिए, घर घर में डॉक्टर बनाने का उपाय कर दिए। अब घर घर के बच्चे अगर समझ ले तब तो हर घर में इंजीनियर डॉक्टर तो हो ही जाएगा, IAS अधिकारी हो जाएगा। आ जा बेटा, तो मीटर ये भी इससे गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपके लिए नहीं है, यह बाहरी लोगों वहाँ उस कंट्री में मीटर ऐसे ही चलता है। जैसे हमारे यहाँ कलर COLOUR ये भी है और COLOR ये भी होता है। तो आप देखिएगा जो बाहर से इंपोर्टेड आइटम होता है, कोई फिल्म आता है तो उसमें कलर ये लिखा रहता है, और हमारे यहाँ का रहता है तो रंग के लिए ये लिखा रहता है। ठीक है ना। तो आप कहाँ के हैं, इंडिया के हैं कि बाहर के हैं। आप तो इंडियन है, तो इंडियन है तो कौन सा स्पेलिंग लिखिएगा मीटर वाला, METRE वाला नहीं लिखिए, लेकिन दोनों का जो अब्रिविएशन है, संकेत जो है वो स्मॉल m ही है, तो इसको स्मॉल m लिखेंगे। समझ गए बात, नो डाउट। आइए, यह क्या चीज है बेटा, यह स्ट्रेट लाइन है। यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। कहाँ और कहाँ के बीच खींचा हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के। तो लिख सकते हैं कि इट इज a straight line, it is a straight line। ड्रॉ मतलब होता है बेटा खींचना, ड्रॉ मतलब खींचना, और ड्रॉन मतलब खींची गई, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच खींची गई स्पष्ट सरल रेखा है। क्या लिखेंगे, विस्थापन, इट विस्थापन के लिए विस्थापन प्रारंभिक और
अंतिम बिंदुओं के बीच खींची गई सरल रेखा है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच खींची गई सरल रेखा है, कोई डाउट नहीं है। अभी ये 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ भी होता है, सब कुछ एक बार लिखाया जा चुका है। हम लोग यहाँ पर यहीं पे आते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे किसको, तो वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका। तो बेटा अब आते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो अब आइए, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेक्टर को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा इस पर एक दृष्टि डालो सब। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जो हेडिंग, इस पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट फॉर वेक्टर, यानी सदिश के लिए समझ, सदिश के लिए समझ। सदिश के लिए समझ क्या है हमारे पास, जरा इसको देखें पहले। तो बेटा सदिश जो भौतिक राशि है, वो परिभाषित करने के लिए सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन जिन्होंने दिया, जिसमें रटना नहीं पड़ता है, उनका नाम है रेसनिक एंड हैलिडे। पहले ध्यान से समझना सब। 3 बुक आती है वाइली पब्लिकेशन से, वाइली पब्लिकेशन से 3 बुक्स आती है, तब तुम्हारे सिलेबस के लेवल पर, जिसमें रेसनिक है, रेसनिक एंड हैलिडे, जो पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग करके आती है। एक बुक आती है हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर, वो दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट सिलेबस के लिए एक बुक आती है। और एक आती है रेसनिक, हैलिडे एंड क्रेन्स, फिर वो भी एक बुक आती है। तो अब आप कौन सी किताब खरीदेंगे, तो या तो रेसनिक एंड हैलिडे, आप हैलिडे रेसनिक वॉकर की भी ले सकते हैं, एक ही में हो जाएगा। रेसनिक एंड हैलिडे, उन्होंने पार्ट 1 जो उनकी 2 बुक आती है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो पार्ट 1 में बड़ा क्लियर लिखा था, हमने इंटर में उसको पढ़ा था, और वहीं से मेरा रटने का दिमाग, जो बहुत सारा टॉपिक को ऐसे होता है, आदि से कहते हैं अब रट गए, सदिश से कहते हैं रट गए, उसे क्या मिलने वाला है बेटा। अगर उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं तो फिर बाबर का बेटा हुमायूं जैसे याद कर लिए, कोई कारण नहीं, सदिश इसे कहते हैं, कोई कारण नहीं, तो ये क्या हो गया, कुछ नहीं हो। तो हिस्ट्री ही पढ़ते ज़्यादा बेटर। अगर ऐसे फिजिक्स पढ़ना है तो फिर हम इतिहास क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स कुछ देगा नहीं, लेकिन ऐसे अगर आदत लग गई याद करके इतिहास पढ़ने का, तो कलेक्टर तो जरूर बन जाएंगे। यहाँ पर कोई चांस नहीं याद करने से, आप और गड़बड़ हो जाएंगे, पढ़ाई आपको और ख़राब काम कर देगा, बनने के जगह पर बिगाड़ देगा। लेकिन अगर रखने की आदत आपके पास है, याद करने की आदत आपकी मजबूत है, याद करने की आदत है, तो उस क्षेत्र में जाओ ना, जो जहाँ पर याद करके दुनिया में नाम कमाओगे। बात समझ गए ना। 8 सब्जेक्ट ले लेना है, यूपीएससी कंप्लीट का, आईएएस बन, देश की सेवा करना है, गोई गोई करते कहीं कहीं के जाना है, जहाँ जाइएगा करेक्ट। और आगे साइंटिस्ट बनना है, या देश को देना है, या आपको एनालाइज करने वाला बुद्धि लेना है, तो फिर साइंस लेना है, मस्ती करना है, गोता लगाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है तगड़ा, हर जगह इस्तेमाल करना है बेटा। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ों को जानते हुए हमें पढ़ना है कि यह होता कैसे। चलो आते हैं सब्जेक्ट पॉइंट पर। तो कॉन्सेप्ट फॉर वेक्टर, इसके लिए रेसनिक एंड हैलिडे, मैं थोड़ा बुक दिखाता हूँ ताकि तुम लोग इसको या डेफिनेशन थोड़ा सा समझोगे सब। देखो बेटा, जैसे मैं दिखाने की कैमरा में भी कोशिश कर रहा हूँ, ये रेसनिक एंड हैलिडे की बुक है, या रेसनिक एंड हैलिडे की किताब है, लिखा हुआ है, और इसका पार्ट 1 है। इस बुक में आपको
वेक्टर को डिफाइन कैसे करता है जरा मैं आपको दिखा दूं। यहां पर लिखता है, यहां पर आप खुद देखिएगा, इस पर फोकस करिएगा थोड़ा सा। यहां पर ये वाला जगह पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ होगा कि क्वांटिटीज दैट बिहेव लाइक डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड वेक्टर्स। क्वांटिटीज दैट बिहेव लाइक डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड, अंडरलाइंड है, आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब इसका अर्थ क्या हो गया कि ये डिफिनेशन रट जाएंगे। यहां पर उन्होंने क्लू दिया कि वे राशियां जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की तरह व्यवहार करती हैं, हम उन्हें सदिश कहते हैं। तो उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि तू विस्थापन का व्यवहार चेक कर यार, कि विस्थापन करता क्या क्या है। तो विस्थापन से पूछो कि विस्थापन महाराज आप बताइए आपका व्यवहार क्या क्या है, आपका क्या क्या बिहेवियर है। तो अगर जो आपके तरफ बिहेवियर रखता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास आपकी तरफ बिहेवियर है, वो वेक्टर होगा। जो आपकी तरफ बिहेवियर नहीं है वही वो वेक्टर नहीं होगा, और आपका जो बिहेवियर होगा वही वेक्टर का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका बिहेवियर क्या है वो जरा बिहेवियर को हमें समझना है। तो इनके बिहेवियर को समझते हैं कल। क्यों समझते हैं कल? क्योंकि अभी आपको नोट करना है इसको, ठीक है ना, आपको नोट भी करना है इसको, और 8-10 तक आपका क्लास ओवर हो जाए। कल 7:15 से क्लास चलेगा, 7:10 से क्लास स्टार्ट करेंगे। 10 तक तुम लोग आ जाओगे? अच्छा, 7:15 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा और 8:10 तक क्लास चलेगा। 5 मिनट में आप लोग नोट कर लेंगे, करेक्ट? ओके। अच्छा, एक लाइन पहले मैं क्लियर कर दूं। कॉन्सेप्ट पर इसमें क्या है बेटा कि क्वांटिटीज दैट behave like displacement are called vectors। वे राशियां जो विस्थापन की तरफ व्यवहार करती हैं सदिश कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट हो। अब इसी से हम लोग पूछेंगे विस्थापन महाराज आप अपना बिहेवियर व्यवहार बतलाइए ना, ताकि मैं भी चेक कर लूं कि आपका वाला व्यवहार मेरे पास है। अगर वो व्यवहार वह गुण मेरे पास है तो मैं भी अपने को वेक्टर बोलूंगा, आपके बिरादरी में मिल जाऊंगा, आपकी जाति में मिल जाऊंगा, यानी सदिश जाति का हो जाऊंगा। क्लियर? सदिश कोई भौतिक राशि नहीं है बेटा। भौतिक राशि सदिश राशि हो सकती है। सदिश जैसे अदिश कोई भौतिक, कल लिखाया था ना, अदिश कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन कोई भौतिक राशि अदिश हो सकती है। और कैसे होगी उसके कंडीशंस को हमने जाना है। तो सदिश एक कम्युनिटी है, जाति है। जैसे अगर आप जाति से बनिया हैं तो आप बनिया, ध्यान दीजिएगा, बनिया आदमी नहीं है, आदमी बनिया है, वो तो जाति है। कोई व्यक्ति बनिया हो सकता है, उस कम्युनिटी का आता है। तो जो जो बनिया कम्युनिटी वाला गुण का पालन करता है, धर्मों को पालन करता है, बनिया कहलाता है। सिंपल सा फंडा है। तो जैसे वैसे ही स्केलर एक जाति है, वेक्टर यानी सदिश एक जाति है, और उन राशियों के जो गुण जो जो भौतिक राशियां पालन करेंगी वे अदिश और सदिश हो जाएंगी। जिनकी पालन करेंगे उसके जैसा बन जाएगा, उस दर में घुस जाएगा, उस जाति में घुस जाएगा, उसी जाति के कहलाने लगेगा। क्लियर हो गया? तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।